हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विकास गाइडेंस। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, यानी अगले महीने में 16 या 17 अक्टूबर को 2 दिन शायद इसका एग्ज़ाम का आयोजन होगा। तो उसी के लिए मैं आपको जीके के 10 से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं अभी डेली इस चैनल पे एक टेस्ट सीरीज़ लाऊंगा मॉक टेस्ट का, वो टेक्स्ट बुक का ही होगा और उसके नीचे सॉल्यूशन भी बताऊंगा और सॉल्यूशन के बाद उसका जो अच्छे से और एनालिसिस भी कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए, ये है। ये देखिए पहला क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी नहीं, ये चौथा ऑप्शन जो 4 नंबर का लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। ये अब इसका ऐसे नीचे एनालिसिस दिया है। आपको एनालिसिस में देखिए, आप अपना वीडियो को पुश करके आप इतना सारा ऐसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको ऐसे पुश कर आप अपना वीडियो रोक कर इसको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि लिखा हुआ है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत में अपनी सभी निजी संपत्ति को ब्रिटिश शासन को दे दिया और इसे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रखा। यानी ये उस समय जब अंग्रेज लोग शासन कर चुके थे और अपना यहाँ ब्रिटेन का शासन का नियम लगाते थे, उसी के बारे में लिखा है। उसी के बारे में बताया गया था कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, और वो बताया गया 1833 के चार्टर अधिनियम प्रावधान के तहत। तो ये पहला, ये चौथा ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? तो मैक-मोहन रेखा ये नहीं विभक्त करती है। कच्छ की खाड़ी ये तो गुजरात की पास है। फिर ये पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट, हाँ ये सही है ये। और एक खंबात की खाड़ी भी गुजरात के पास है। तो श्रीलंका तो नीचे की तरफ है, भारत के दक्षिण दिशा में, तो पाक और ये वाला सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ये नीचे आप और से अच्छे से देख सकते हैं, ये श्रीलंका का, ये ऊपर भारत है, नीचे श्रीलंका, तो ये जो उसको पाक स्टेट बोलते हैं, यानी पाक जलडमरू संधि। और यहाँ नीचे और भी दिया गया कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। मैक-मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा है। कच्छ की खाड़ी अरब सागर का एक इनलेट है, ऐसे आप पढ़ लेंगे। और खंबात की खाड़ी अरब सागर की एक खाड़ी है। ये इसमें चित्र से जैसे कि आपको दिखाया गया है। और यहाँ पे ये लिखा श्रीलंका और मालदीव के पड़ोसी द्वीप हैं। श्रीलंका क्या है? मालदीव का एक पड़ोसी द्वीप है। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग किया गया है, यही मतलब पाक स्टेट इसको बोलते हैं। और अच्छे से अपना पढ़ लीजिए रोक कर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंदा देवी किस राज्य में है? तो आपको पता होगा, ये नंदा देवी जो ये हिमालय 4 प्रकार के हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये बृहद हिमालय का है, तो ये हरियाणा में तो होगा नहीं। ये तीसरा पंजाब में भी नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड में हो सकता है। तो ये उत्तराखंड में अधिकतर पर्वत, इसलिए उत्तराखंड में होगा। ये देखिए सही भी है। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची और दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा देश की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे आप पूरा इसको पढ़ लेंगे इसको रोक कर। और नीचे और भी लिखा, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला किन्नौर जिले में 7025 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ऐसे आप इसको और एडिशनल नॉलेज को जान सकते हैं, अपना पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदाड़ो सभ्यता का था, उसी में से एक स्थल है ये हड़प्पा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हाँ, मोहनजोदड़ो में से 4 प्रमुख स्थल थे। एक था हड़प्पा, एक था मोहनजोदड़ो, और ये सिंधु सभ्यता का था। सॉरी, ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसमें 4 स्थल थे। एक था ये हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो, तीसरा था चंद्रदड़ो, ऐसे करके कई सारे स्थल थे। तो ये जो हड़प्पा है, ये पंजाब से जो रावी नदी निकलती है उसी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे नहीं, तो इसका रावी क्वेश्चन सही होगा। और अब देखिए यहाँ पर विस्तार रूप से दे दिया गया है, आप पढ़ लेना। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है।
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान और पश्चिम पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई, यह ऐसे लिखा। और फिर ये नीचे और भी देख लीजिए, इसमें बहुत सारा नॉलेज दिया गया, ये आप पुश करके इसको इतना पढ़ लेना। ये सिंधु नदी के बारे में बताया गया कि कौन कौन से स्थल कहाँ से निकलती है। फिर ये लूनी नदी के बारे में बताया गया, लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात के पास जाकर मिल जाती है, अरावली पर्वत के पास से निकलती है, आप पढ़ सकते हैं। ये भोगवा नदी भी उधर ही है, गुजरात की तरफ। ये यहाँ लिखा साबरमती नदी की एक सहायक नदी है। सहायक नदी का एक नदी होती है जो सबसे गहरी होती है और लंबी होती है जो सीधा जाती है, और उसी की कई शाखाएं निकली होती है जिसे सहायक नदी कहते हैं। तो वही ये बताया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। अगला देखते हैं, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ। अब कलिंग युद्ध जो हुआ था वो अशोक ने बंगाल, वो वहाँ उड़ीसा, अभी कलिंग का नाम अभी का उड़ीसा है, तो उड़ीसा में पहले कलिंग लोग रहते थे, मतलब कलिंग राज्य था। तो अशोक ने आक्रमण किया था। अशोक ने यहाँ 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। अशोक जो था वो मौर्य वंश का राजा था। ये सही उत्तर। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर युद्ध किया था। यानी अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व हुआ था, और ये 261 उसके 269, यानी ईस्वी जो होता है वो 2001 से स्टार्ट होता है, और इधर 1 2 300 200 300 ऐसे चलते चला आता है। और ईसा पूर्व उधर पीछे से आता था, जैसे मान लो 10,000 था, फिर 9 8,000 7,000 6 5,000 3,000 ऐसे करके 500 200 फिर 0 हो जाएगा। फिर 0 से इधर ईसा मसीह का जो जन्म हुआ वहाँ से इधर का गणना चालू करेंगे, 100 200 300 ऐसे 1000, ऐसे आज 2000, यानी आप 2022 चल रहा है, ऐसे करके आप समझ लीजिएगा। और फिर इसके अशोक के बारे में और सारी जानकारी लिखा कि और कहाँ कहाँ पे आक्रमण किया था अशोक ने, इसको आप अच्छे से इसको पुश करके पढ़ लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 6 नंबर का क्वेश्चन, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इस्पात मतलब होता है स्टील, यानी कच्चे स्टील का। तो सबसे बड़ा, अभी आप ही देख लीजिए, इस समय जापान तो ज़्यादा बड़ा देश है नहीं, इसलिए कितना उत्पादन कर पाएगा। अमेरिका भी कर सकता है और चीन भी कर सकता है, लेकिन चीन इस समय आपको पता ही होगा कि प्रोडक्शन और सारे देशों में इसका बहुत सारा सामान मिलता है, तो चाइना ही सही होगा। ऐसे ही आप लोग दिमाग लगाकर क्वेश्चन को हल करेंगे एलिमिनेट करके, तो चाइना, ये देखिए चाइना सही भी है। ये इसमें बताया गया है कि 2020 में चीन 1 अरब टन से अधिक स्टील का उत्पादन करने वाला पहला देश, यानी 2020 में ये बना। और फिर 2019 में कुल उत्पादन का इतना मिलियन टन, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और नीचे भी इसका देखिए ऐसे करके दिया हुआ है। ये पहले स्थान पर देख लीजिए आप, पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे नंबर पर जापान है, और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किसे संसद बुलाने का अधिकार है। ये संसद बुलाने का मतलब होता है कि संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और इसके जो अंग पूछेंगे तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों अंग होते हैं। 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो ये कहता है कि जो जीते हुए मतलब जो दल होते हैं, संसद साल में 3 बार मतलब बुलाया जाता है। एक होता है बजट सत्र, एक होता है ग्रीष्मकालीन सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। तो इसको जो बुलाने के लिए मतलब कौन बुलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, ये तो खुद ही अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के सभापति, ये तो राज्यसभा के वो होते हैं। और फिर उसके बाद यही राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति भी होते हैं। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष ये भी नहीं होंगे, राष्ट्रपति बुलाएगा, क्योंकि वो अंग है, वो भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है राष्ट्रपति। ये देखिए क्वेश्चन सही भी है। समन का मतलब होता है बुलाना। इसमें लिखा राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है।
जैसे इसमें लिखा भी है कि संसद के 3 सत्र होते हैं। देखिए, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। मानसून सत्र को ग्रीष्मकालीन भी कहते हैं। फिर ये लोकसभा, अब ये और भी लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। पहले आप समझिए, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है विश्व में। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी को कैपिटलिस्ट कहते हैं और साम्यवादी को कम्युनिस्ट कहते हैं, और मिश्रित को मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ये देखो, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व, ये वाला तीसरा। सार्वजनिक मतलब होता है कि सरकारी, और निजी का मतलब होता है जो प्राइवेट कंपनी है, जो दोनों करें, दोनों का मतलब मिलाकर इकोनॉमी बने, तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये और नीचे इसमें लिखा भी है, आप पुश करके इसको पढ़ लीजिएगा। ये भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया? तो आपको पता होगा कि बाबर के पहले सल्तनत काल चल रहा था। सल्तनत काल में जो शुरुआत का वंश, वो मोहम्मद गौरी जब आया था, तो वो उसको तराइन के युद्ध में जिनको हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान को। पहले हार गया था, फिर दोबारा आकर हरा दिया था। 1191 में पहले आया तो पृथ्वीराज चौहान ने उनको हरा दिया। फिर 1192 में आया तो राजा जयचंद मोहम्मद गौरी का साथ दे दिए, जिससे पृथ्वीराज चौहान हार गए। और फिर बाद में 1194 ईस्वी में जयचंद को भी मोहम्मद गौरी ने मार दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी के गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ का शासन सौंप दिया, और वहीं से मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इसलिए वो पहला वंश गुलाम वंश हुआ। तो इस प्रकार 5 वंश चलते गए, और उसका सल्तनत काल का जो लास्ट वंश था वो लोदी वंश था। तो लोदी वंश को बाबर ने आया, और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। उसी के बाद बाबर का शासन आ गया। तो ये क्या, कौन सा सही हो जाएगा? 1526। अब ये देखिए, बाबर का शासनकाल 1526 से 30 तक था। बाबर ने हर वर्ष युद्ध किया था, युद्ध में ही बाद में ही मारा गया। और इसको एडिशनल और भी पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या लिखा है। बाबर फरगना उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। इनका जन्म के बारे में भी लिखा है। ये लिखा, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच 1526 में हुआ था। उसी के बाद बाबर का मुगल वंश का स्थापना हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। चीन किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो चीन, जो रूस है वो ऊपर, चीन के ऊपर है, यानी चीन के उत्तर में है, तो ये रूस से सीमा साझा करता है। अफ़गानिस्तान इसके पश्चिम में है, तो अफ़गानिस्तान से भी सीमा साझा करता है। मंगोलिया भी इसके, यानी रूस और चाइना के बीच में, इसलिए उससे भी सीमा साझा करता है। और ये बुल्गारिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इससे साझा नहीं करता है। तो ये सही हो जाएगा। ये इसमें लिखा, आप इसको पुश करके पढ़ लीजिएगा। और देखिए, सभी सही गया। और आप ऐसे तैयारी करते रहें, मैं अब डेली आपको सीरीज लाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे से आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं, और इसको अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। और अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करें कि और क्या, किस चीज़ का वीडियो बनाए। जय हिंद।